अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पहले शोर था पनामा का, अब आ चुकी है ब्रॉडशीट। और ब्रॉडशीट के आने के बाद फौरी तौर पे हुकूमती वज़रा की तरफ से और इमरान खान साहब की जानिब से ये कहना है कि हम लोग तो अपना मनी ट्रेल बताना शुरू हो चुके हुए हैं, लेकिन इस केस की इब्तिदा जो थी वो खुद की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से अकबर एस बाबर साहब ने 2014 में ये केस इलेक्शन कमीशन के सामने रखा था। आज अपोजिशन ये कह रही है कि उस केस में अभी तक क्यों नहीं पेशरफ्त हुई, और अपोजिशन का ये भी कहना है कि अभी अब तक अपना मनी ट्रेल जो है वो सामने क्यों नहीं लाया गया। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह का शुक्र है, मुझे मेरी जमात को कोई माफिया सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरी जानिब पर अगर देखा जाए तो कावी मूसी साहब जो कह रहे हैं कि मेरा काम ये था आपको बताना कि पैसे जो हैं वो मुंतकिल किए गए हैं, लेकिन अफसोस की बात है इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ढूंढा जाए उस इंसान को जो मुझे जर्नल बन के मिला था, और इस बात का मकसद कतन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज को और तुम पाकिस्तान के अस्करी इदारों को तनकीद का निशाना बनाना नहीं है। और साथ ही साथ में इमरान खान साहब को यह मशवरा देते हुए नजर आते हैं कि अपनी कैबिनेट से दूर रखें बेवकूफ लोगों को। हुकूमत ने इजाजत दे दी है पीडीएम को इस्लामाबाद आने की, और इस्लामाबाद आने की जब बात होती है तो वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि कवानीन को नहीं तोड़ा जाएगा, आइन और कानून को सामने रखकर आपको अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराने का हम राइट तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके धरने में इंसारुल इस्लाम के तलबा मौजूद हुए तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी जानब पे अपोजिशन ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन को हम जानिबदार नहीं होने देंगे, और हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आज नहीं मौजूद रहे इलेक्शन कमीशन वाले एहतजाज में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए, मैं ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुबीन सुल्तान। उनके साथ मौजूद हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे फरीद पराचा साहब, रहनुमा है जमात इस्लामी के, कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी चीफ इलेक्शन कमीशन, और इसके साथ मौजूद होंगे सफदर अब्बासी साहब जो कि सदर हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स के। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फरीद पराचा साहब, सीनियर रहनुमा है जमात इस्लामी के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले हम बात करते हैं पनामा की। तो पनामा के बाद अब आ गया है ब्रॉडशीट, और ब्रॉडशीट की अगर बात की जाती है तो कावी मूसी साहब का जो बयान है वो खासी अहमियत का हामिल है, और जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात भी किए। उन्होंने कहा कि मैंने 4 साल कबल पहले बताया कि जी एक रकम जो है वो मुंतकिल की गई है। फिर एक साहब मुझसे मिले जिन्होंने अपने आप का अपना तारुफ जो है वो एक जर्नल के तौर पे करवाया, और मुझे नहीं मालूम कि वो मलिक कौन है कौन नहीं है, लेकिन मेरा कतन मकसद पाकिस्तान के किसी भी अस्करी इदारे पर या इंटेलिजेंस सर्विसेज के ऊपर तनकीद करना या उनको निशाना बनाना नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि कितनी हमारी बदकिस्मती है कि हमें अपने मुल्क के हालात के बारे में इत्तलात बाहर से मिलती हैं, दूसरे इदारों से मिलती जी। हैं। यानी हमसे इतनी चीजें कौम से छुपाई जाती हैं, और हमारा मीडिया भी इस अंदाज पे आजाद नहीं है कि वो चीजें जो उनके भी इल्म में आती हैं वो कौम के सामने ले आए। जी। अब पानामा जो है वो भी इसी तरह बाहर से हमें हमारे में आया। फिर उसके बाद उससे अगली बदकिस्मती ये है कि ये चीजें महज 4 दिन मीडिया के अंदर जिंदा रहती हैं, इस पे गुफ्तगू होती है, जी। टॉक शोज होते हैं। फिर उसके बाद इनको ऐसे ही मसाइल के कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दिया जाता है। अब पनामा का मामला भी यही हुआ। जमात इस्लामी गई, अदालतों में गई, हमने कहा कि भाई इसमें जितने भी लोगों के नाम आते हैं जी। सबके खिलाफ, हम सबके खिलाफ गए, लेकिन मामला तो है वो आगे नहीं बढ़े, वो केस उससे आगे नहीं चला। और उसका नतीजा फिर इस अंदाज के ऊपर निकला कि आज ये करप्शन और करप्शन पर जो एक गिरफ्त होनी है जी। वो खुद एक ऐसा सिलसिला बन गया कि जिससे ये लगता है कि जैसे ये भी हमारे आम यानी एक सियासी मसले में से एक मसला है, या हमारा कौमी मसला नहीं है। मतलब अब यही हमारे मामला लिए फिर करप्शन वाला जो ब्रॉडशीट का मसला भी है हुआ। वो इतना ज्यादा अहमियत नहीं रखता, बकौल आपके कि दीगर मसाइल की तरह भी एक मसला भी हमारे मसाइल में शामिल हो चुका हुआ है। जी जी, बिल्कुल जी हाँ। अच्छा फरीद प्राचा साहब, जब हम बात करते हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से, तो फिर हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2011 में इसकी इब्तिदा खुद तहरीक इंसाफ के एक बानी अरकान में से एक साहब ने खुद की, और जी हाँ। अकबर एस बाबर साहब ने जो है इसके ऊपर हाईलाइट भी जी किया कि पार्टी की जो फंडिंग्स है वो बाहर से हो रही है। और उस फंडिंग पे जब उन्होंने इमरान हाँ। खान के सामने इस चीज को रखा तो अच्छा। खान साहब ने उसे सीरियस नहीं लिया, और बिल- ये इब्तिदा खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही बानी अरकान में से एक रुकन की जानिब से की जा चुकी हुई है। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब के लिए ये वाला केस कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है?
ये बिल्कुल है, यानी ये देखें ना कि एक पानी रोकन जो है वो ये बात कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, टीवी पे आ रहा है, जी। टॉक शोज में आ रहा है, वो कह रहा है कि जी अदालत में गया, वो कहता है ये मुझ पे आप केस करें। हुँ, अगर यानी इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं अदा करता, और ये बात जो है ये है कि चीजें एक सिर्फ मीडिया ट्रायल तक ही रहती हैं, जी। तो बिल्कुल आप बजा के कह रही हैं कि जी उनको जो यानी एक बुनियादी रुकन की तरफ से जो मामला आ रहा था, जी। अब चीजें खुल रही हैं, इसकी मुख्तलिफ तहें खुल रही हैं, हुँ। चीजें आ रही हैं सामने कि हालात क्या हैं और किस तरह से हैं, और उस पे आगे यानी क्या कुछ होने वाला। सही। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद भी इस बात पे फ़ोर्स कर रहे हैं कि ब्रॉडशीट का जो मामला है, ये अवाम के सामने भी लाना जाना चाहिए। और साथ में वो ये बात भी क्लेम कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पार्टी के ऊपर ये बंदा कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकता कि हमें कोई माफ़िया जो है वो सपोर्ट कर रहा है। माफ़िया का ट्रेंड कैसे मुतारिफ हुआ फरीद पाचा साहब, और ये प्राइम मिनिस्टर को इस लेवल पे आके ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आया क्या पाकिस्तान की जो बाकी दीगर सियासी जमातें हैं, वो किसी माफ़िया के कंट्रोल में हैं? अब तो उनके बयान जो है ना जी मजाक बन गए हैं, यानी ये है कि जी ये जो चीजें वो माजी में अपोजिशन के तौर पर जी। कहते रहे, अब वही चीजें उनके सामने आ रही हैं। और कोई एक मामला भी ऐसा नहीं है कि जिसपे वो ये कह सकें जी। कि जी मेरी पार्टी कौन सी पार्टी है। ये वो पार्टियां वही हैं कि जिन जी। जो माजी के अंदर दूसरी हुकूमतों में शामिल थी, जी। तो वो किस पार्टी की बात करते हैं, वो हुँ। किस माजी के ऊपर तनकीद करते हैं। ये माजी वही है जी। कि जो आज उनके दामन के अंदर पहुंचा हुआ है। तो इसलिए ये मामलात जो हैं ये बिल्कुल एक मज़ा का खेज है, और सही। उनकी तरफ से आप कोई दावे करना, यानी उनको इस पे शर्म आनी चाहिए कि अभी अभी तक वो दावे कर रहे हैं, तो किसी दावे की कोई गुंजाइश नहीं है उनकी। सही। अच्छा, आज इस वक़्त अगर देखा जाए तो अपोज़िशन ने भी जो है इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया। मौलाना फज़लुर रहमान साहब भी कहते हैं कि इस फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो है ना, हम किसी को जानिबदार नहीं बनने देंगे, और इलेक्शन कमीशन पे भी उन्होंने इस बात पे फ़ोर्स किया है। तो पीडीएम की तहरीक को इस हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं? लेकिन ये तो बिल्कुल है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं अदा की। जी। उनके सामने जो सवालात आते रहे हुँ। या जो चीजें उठाई गई, हुँ, हुँ। उसमें उन्होंने जानबदारी की। किसी के बारे में उनका कोई रवैया था और किसी के बारे में कोई रवैया आप था। इस बात को तो कबूल करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से रवैया रहा है, वो गैर जानिबदाराना नहीं था? जी बिल्कुल, हम तो खुद मतलब इस बात मामले को उठाते रहे हैं। खुद हमारे साथ यानी जमात इस्लामी के साथ पीर में कई मकामात थे, जहाँ हम 1970 से इंतखाबात जीत गए थे, जी। हमें हराया गया, और उसके साथ जो एक एजेंसियों का किरदार था वो था। तो जी। ये चीजें, उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं है, ना उसने कोई इन चीजों को ठीक करने की कोशिश की है। सही। तो फ़रीद पाशा साहब, अब तक जो पाकिस्तान में इंतखाबी अमल हमने देखा है, और अब तक जितने भी अमल हो चुके हुए हैं, आपने कहा कि चीज़ें ठीक नहीं हुए, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस वक़्त। फिर इसको दुरुस्त करने के लिए मौजूदा गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही? हालाँकि मौजूदा गवर्नमेंट ने खुद 2013 में इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया हुआ है, और इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से वो बात करते रहे हैं कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो अगर रिफॉर्म्स होने चाहिए, वही जमात इस्लामी का भी मौक़िफ़ है। तो इस हवाले से आप लोगों ने अभी तक क्यों नहीं कोई ऐसी हिकमत अमली मुतारिफ करवाई? देखिए, जमात इस्लामी तो इलेक्शन कमीशन में भी अपना हमने पूरा पैकेज दिया, हुँ। हमने पार्लियामेंट में दिया, सेनेट में दिया। जी। हम ये बात करते हैं कि जी बिल्कुल इन चीजों के बारे में वक्त आ गया है कि अब हम कोई सीरियस इस पे इकदाम करें, सही। और ऐसे न छोड़ दें इन मामलात को कि हर हुकूमत पिछली हुकूमत पे तनकीद करती रहे, या जी। उस हुकूमत के बारे में तनकीद होती रहे, या इंतखाबात हमेशा मुतनाज़ होते हुँ। रहें। हुँ। तो बहुत ज्यादा चीजें हैं कि जो ठीक की जानी चाहिए। हम तो ये समझते हैं कि सिस्टम ही बदल दिया जाए, मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम जो है वो लाया जाए। तो बहरहाल कुछ ना कुछ एक बड़े स्टेप्स करने की जरूरत है। सही। लास्ट में पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर देखा जाए इस वक़्त 154 अरकान असम्बली जो हैं, उनकी रुकनियत को मुअत्तल किया गया है। उन्होंने अभी तक अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप, और असासे छुपाने की वजूहात क्या हो सकती हैं?
लेकिन सारे ही होंगे इसमें, यानी किसी एक पार्टी के नहीं, ये पर लेकिन तरीका और पाशा साहब, सबसे अपोजिशन। ज्यादा जो चीज सरप्राइजिंग लगी वो ये थी कि जब हमारे वफाकी वुज़रा उसमें शामिल रहे गवर्नमेंट जी की हाँ, तरफ से, हालांकि गवर्नमेंट का तो फोकस ही जब ये अपोजिशन में थे तब भी ये था कि अपने सासों को सबके सामने ला के रखना चाहिए, फिर तरीके इंसाफ इस बात को बड़े जी अच्छे हाँ। तरीके से दावा भी करती है कि हमारे सासे तो छुपे हुए नहीं, और जबकि इनके अपने वुज़रा उस लिस्ट में शामिल हैं। जी बिल्कुल, यानी ये है ना कि असासे ना देने की वजह एक तो करप्शन हो सकती है, जी। और दूसरा ये है कि कौमी मामलात को अहमियत न देने का भी हम्म। होता है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों को अहमियत ही नहीं देते कि बहैसियत मेंबर या बहैसियत एक सियासतदान जी। या बहैसियत एक शहरी आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करें। तो जी। ये उसी का एक शाखसाना है, और ये ठीक है कि अब ये देख देंगे, बहाल भी हो जाएंगे, लेकिन जी। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी ये अदा करे कि गोशवारों के जो फर्क हैं उनको लेके आए कि जी पिछला गोशवारा क्या था, जी। इन गोशवारों में तजाद क्या है, जी। इलेक्शन में कमीशन को दिए गए, इनकम टैक्स को दिए गए, वेल्थ टैक्स को दिए गए, जी। ये गोशवारे जो हैं इनमें एक दूसरे के साथ मुतजाद क्या है, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। जी। हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से कमर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, आवाज ऊंची करेगा अपने। जी जी, कमर दिलशाद साहब, आज हम देख रहे हैं कि पीडीएम जो है वो अब बकायदा एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है इलेक्शन कमीशन के बाहर। उन्होंने कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अगर देखा जाए तो अब तक के जो शवाहिद हैं वो मुकम्मल भी नहीं है, और एक डिपार्टमेंट को जो है वो जानिबदार नहीं होना चाहिए बल्कि उसे मुनसिफाना काम करने चाहिए। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? दरअसल इसमें सबसे बड़ा अहम पहलू ये आ रहा है कि ख्वाह हुक्मरान जमात हो या अपोजिशन जमात हो, जी। इनको सही आईनी और कानून का तो इदराक ही नहीं है। जी। अब ये पंजाब की एडवाइजर जो है फरदौस आशिक अवान, ये तमाम चैनलों पर ये कह रही है कि जी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अपोजिशन का लगाया हुआ है। अब इस खातून को ये समझाए कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वजीर आजम पाकिस्तान की सिफारिश पे लगा है। जी। तो वजीर आजम पाकिस्तान ने इनका नाम दिया था, तो एज लीडर ऑफ द हाउस, और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने तस्लीम कर लिया। तो इसमें ये बताइए कि ये हमारी अपोजिशन हो, इनका ना ये पढ़ते हैं ना कुछ मामला पढ़ता है, ये एक कंफ्यूजिंग पैदा कर रहे हैं, इंतशार खलमशार झूठ तूफान। और फरदौस आशिक अवान की बात सुन के तमाम जैसे हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ये क्या कहेंगे कि ये क्या बात कर रही है, वजीर आजम ने इनको नॉमिनेट किया है और वो कह रही है अपोजिशन ने किया है। तो ये है इनके अकल पर रोना आता है, दानिशमंदी इनकी ये है। बल्कि कमर ये साहब, हमारे आप ये कहने एंकर की जो है कोशिश कर रहे हैं इनको भी कि अकल नहीं वुज़रा आ कुछ रही, कहते किसी हैं और एंकर ने वज़ीर सवाल आज़म नहीं कुछ कह किया। रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ किसी एंकर ने ये नहीं कहा कि फरदौस क्या बातें कर रही हो, जी। किसी ने भी नहीं, तो पढ़ते ही नहीं वो लोग। उनको जो उनका जो रिसर्चर रिपोर्ट पेश करता है वो आके रात के टाइम अपना वो कवाली गवा देते हैं, जी। तो कवालियों की तरह बातें कर जाते हैं। तो अब हमने जब पढ़ा देखा मुझे बड़ी हैरानगी हुई, तो मैंने हामिद मीर को मैसेज भेजा, इस औरत को समझाओ जी। कि इसको तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इनका नाम नोटिस किया था, इनका नाम। जी। इसमें अपोजिशन तो ने ओके कर दिया, अपोजिशन ने भी ठीक है आदमी अपराइट है, बहुत काबिल आदमी है, बड़ा ईमानदार आदमी है, तो अपोजिशन ने उसको अंडोर्स कर दिया, जी। स्पीकर ने भी कर दिया। अब ये बताइए इनकी ये है इनकी अकल दोनों तरफ से, अपोजिशन भी ये अभी जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में तो ये वफद लेके चले जाते, इतना बड़ा हजूम लेके जाने की क्या जरूरत थी। एक बड़ी पार्टियों के सरबराह जो थे वो आके 5 या 6 11 पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं या 11 पार्टियों के सरबराह हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन से पेश हो जाते हैं कि जनाब आप ये 6.5 साल नहीं, वहाँ पे तो करके बकायदा क्यों रैलियां नहीं लेके कर रहे? जा रही हैं, वो तो तो बकायदा एक जाने की क्या एहतजाज जरूरत थी रिकॉर्ड करने की इलेक्शन कोशिश कमीशन कर से? रहे हैं अब पीडीएम वाले तो। ये तो बातें आपसे कर ली हमने आज। जी। अच्छा कमर साहब, वजीर आजम ने कल खुद कहा कि अगर फॉरेन फंडिंग का मामला इलेक्शन कमीशन की जानिब तो से इतना उठाया जाता सीरियस तो केस ज्यादा अच्छा नहीं है होता। ये फॉरेन फंडिंग केस जो है, ये चलता रहेगा अभी 2-3 साल और, ये खत्म नहीं होना। सही। इसलिए इसकी पहली स्टेज पर ये इलेक्शन कमीशन हेयरिंग करेगा, 2 महीने वो लगाएगा इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपोजिशन को खिलाफ आया तो अपोजिशन चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट, अगर हुकूमत के खिलाफ आया तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, तो 2023 के इलेक्शन आ जाएंगे। सही। और जो अकबर एस बाबर साहब ने 2014 में केस फाइल किया था और जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि हमारी पार्टी की फंडिंग जो वो बाहर से हो रही है। अब एक तो इनकी बात बताओ ना, इनको खाने से नहीं मिलती फुर्सत,
किनको? आप अपोजिशन को तरीके जब से आपकी आप बात इनको कर रहे हैं, खाने नहीं मौजूदा खिलाएंगे गवर्नमेंट ना, की बात 40 कर रहे हैं या फीसद इन्होंने गुज़िश्ता गवर्नमेंट की बात हलचल नहीं कर रहे हैं? मचानी। अब भी खाने खा रहे हैं वो, अब भी वो खाना खा के जाएंगे इलेक्शन कमीशन। सही, खाने के बगैर तो चल ही नहीं सकते ना ये लोग। सही तो और आपने अभी तक लंच नहीं किया होगा, लेकिन इन्होंने तो लंच कर लिया बस वहाँ बैठ के। सही। ठीक हो गया, ठीक हो चलो गया। ठीक है, थैंक कमर यू वेरी साहब मच। थैंक यू। अच्छा जी मुबीन आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारे एतराज़ात हैं मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर भी। प्राइम मिनिस्टर कल खुद कह रहे हैं कि जी फॉरेन फंडिंग का मामला अगर इलेक्शन कमीशन उठाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन 2014 में आप ही के बानी अरकान में से एक रुकन ने, अकबर एस बाबर साहब ने इस हवाले से केस फाइल किया और उसमें उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी की जो फंडिंग है वो बाहर से हो रही है और प्राइम मिनिस्टर को 2011 में भी इस हवाले से वो ब्रीफिंग दे चुके हुए थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उसको सीरियस नहीं लिया। क्या कहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया फ़ाइज़ा। लेकिन मैं सबसे पहले जो इल्ज़ामात लगाए अकबर एस बाबर साहब ने, जी, जी। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक आम आदमी की जमात है, जी। जिसमें सबसे ज़्यादा जो एतमाद इस पार्टी को हासिल है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का। जी। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हर मुश्किल वक़्त में जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक़्त आया, उन्होंने आगे बढ़कर अपना रोल प्ले किया और पाकिस्तान को उस मुश्किल वक़्त से निकालने में बहुत मदद भी की। लेकिन इसी अकबर एस तरह बाबर साहब कह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी के अलावा और भी अवामिल मैं शामिल हैं जिन्होंने फंडिंग की है। मैं बताता हूँ, उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फंडिंग है उसको एक आम आदमी फंड करता है। जी। और जिस तरह उन्होंने शौकत खानम में फंडिंग में अपना हिस्सा दिया, फिर नमल, और फिर जब जमात बनी तहरीक इंसाफ, तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो फाइनेंशियल बैकबोन वो ओवरसीज पाकिस्तानी थे। जी। तो ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में इत्माद करते हैं इमरान खान साहब पे, और वो उनको उन पे फाइनेंशियली ट्रस्ट करके उनको फंड देते हैं जमात को। सही। अब जो अकबर एस बाबर साहब ने इल्जामात लगाए हैं वो महज एक इल्जामात है, वो अभी तक साबित नहीं हो सके। सही, ठीक है, आपका कहने का इलेक्शन मतलब ये है कि पार्टी का वो बंदा जो पार्टी में एक खासी अच्छी अहमियत रखता रहा है, वो आज पार्टी पर इल्जाम तराशी कर रहा है 2014 में, आज नहीं। देखें, वो इल्जाम तराशी करने को तो आयशा गुलालाई भी आई थी, इल्जाम तराशी करके चली गई। सही। और अच्छा, बहुत से आप लोग दो चीजों को गलत मिक्स कर रहे हैं, फिर तो आप अकबर एस बाबर साहब को रेहाम खान के साथ भी मिंगल कर देंगे कि जी ऐसा भी हो सकता है। ये तो फिर बात खुला तजाद है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फंड्स हैं वो सबसे पहली जमात है जिसके फंड्स पब्लिक होते हैं। जी। ठीक है, कोई भी जाके उसको पूछ सकता है, चेक कर सकता है कि ये फंडिंग का। और जहां तक फॉरेन फंडिंग का ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की हिदायत पर अपने तमाम जो फंड्स के रिकॉर्ड्स हैं, ऑडिट है, वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया हुआ है। और फॉरेन फंडिंग के हवाले से तमाम दस्तावेजात जो हैं वो हमारे जमा है। अब वो इंशाल्लाह उसका ये जो पीडीएम एक रैली निकाल रही है आज, तो वो सिर्फ एक महज एक तमाशा है, वो इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। 2013 में जो इमरान खान साहब की जानिब से किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब, क्या वो भी एक तमाशा था जिसपे बाद में उन्होंने माजरत भी मांगी थी जस्टिस रिटायर्ड अहमद रजा खान से? ये जो धांधली का जी, जी, बिल्कुल। आपने कहा ये रवायत तो इमरान खान साहब ने ना रखी है ना इलेक्शन कमीशन के सामने जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाना। करने के लिए जब आप सड़कों पे निकलते हैं ना, मॉब को लेके, पब्लिक को लेके, तो उसके पीछे एक मकसद होना चाहिए आपका, जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट भी हो। क्या आपको लगता नहीं कि आज पीडीएम के पास एक मौकफ नहीं है? वो तो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जराये सामने आने चाहिए, बल्कि वो केस जो 6 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है उसकी अब आगे उसको बढ़ना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ अगर पीडीएम जो इंतजार कर लेती फैसले का, जी, तो उसके बाद अगर निकलते तो फिर एक सेंस बनती थी कि जी ठीक है वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अभी एक फैसला आना बाकी है। सही। और उस फैसले के आने से पहले आप ये जाहिर कर रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन को उसके फैसले पे असरअंदाज होना चाह रहे हैं या दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं उनपे कि जी इस जमात के खिलाफ फैसला दें। इसका क्या मकसद है? सही। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पे ये दबाव डाल दिया जाएगा और इसके खिलाफ फैसला? ये इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने का क्या मकसद है? ये एहतजाज आप लोगों ने भी किया हुआ है। उस वक्त आप लोगों के पास भी एक तादाद थी लोगों की। क्या आपको लगता है कि प्रेशर से इलेक्शन कमीशन काम करता होता तो क्या उस वक्त जब आप अपोजिशन में थे तो प्रेशर डालकर आप लोग काम नहीं करवा सकते थे क्या? बिल्कुल हमारा दबाव, हमारा जो धरना था, जो एहतजाज था, उसकी आप एक बैकग्राउंड भी तो देखें ना। जी। पूरे पाकिस्तान में 2013 का इलेक्शन मेजोरिटी ने कहा कि धांधली हुई है। ठीक है, बड़े बड़े तज्जिया निगारों ने कहा, बड़े बड़े कॉलम निगारों ने लिखा कि तारीख की बदतरीन धांधली 2013 के इलेक्शन में हुई, जो इससे पहले कभी नहीं हुई। सही। और तहरीक इमरान खान साहब का मौका, मतलब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसी धांधली हुई ही नहीं? देख, बिल्कुल 2013 में जो अब हमारा जो तहरीक इंसाफ का जो उस वक्त मौकफ था वो ये था कि धांधली बिल्कुल हुई और हमेशा से होती आई रही है।
हमारा ये मकसद था कि एक शफाफ इलेक्टोरल प्रोसेस बनाया जाए जिसमें जी। आइंदा आने वाले इलेक्शन जो है वो किसी भी तरह से कोई भी उस पर सवालिया निशान ना उठा सके। और सही। इसी मकसद के लिए हम लोग सड़कों पे निकले। हम पहले दिन से सड़कों पे नहीं थे। हम लोग पहले पार्लियामेंट का फोरम यूज किया, फिर अदालतों में गए, हर फोरम यूज करके फिर एक आखिरी हल जो ठीक था हो गया। अच्छा, वो अभी कमर दिलशाद साहब ने जो कहा कि फिरदौस आसिफ चौहान साहिबा जो हैं एक अच्छा डेजिग्नेशन रखती हैं, आपकी पार्टी के कुछ वज़रा ऐसे हैं कि इतना अच्छा पोर्टफोलियो रखने के बावजूद उनके पास इंफॉर्मेशन ठीक नहीं होती, या वो इस तरह के मुतनाज़ा बयान क्यों दे देते हैं, जैसे उन्होंने इसको चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से दिया है कि ये तो अपोजिशन का लगाया हुआ बंदा है। देखिए उन्होंने जो बयान दिया है बिल्कुल बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि ये तो उस वक्त मौजूदा वजीर आजम ने लगाया था उसको, ठीक तो है। आप अब ये एतराज़ात तो आप तब करेंगे जब आपकी अपनी कैबिनेट में पिछली पार्टियों के लोग शामिल ना हो। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो लोग जो पहले माजी में किसी और पार्टी का हिस्सा होते थे, आज आपकी पार्टी में आने के बाद वहां पर वजारतों के मनसब संभालने के बाद वो दयानतदार, अमीन और सादिक हो गए? देखें ये एक दूसरी तरफ डिबेट ले गई हैं आप। बात इलेक्शन कमीशन की जब नहीं, कर ये रहे हैं सवाल उस सवाल से तो रिलेटेड उसमें है। आप देखें चीफ इलेक्शन कमीशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप उनको ये कह रहे हैं कि आप अपोजिशन के बंदे हैं। इसका मतलब ये है कि आप खुद कह रहे हैं, एक सिटिंग गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी आप उससे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, वो फैसला किसी भी किस्म का दे सकता है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो सकता है। बिल्कुल यही तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का उसने कि वो इदारों पे असरअंदाज नहीं होती। इलेक्शन कमीशन आजाद है, जिस तरह नैब आजाद है। इलेक्शन आए कमीशन दिन का कबीना चेंज हो जो भी जाती है, आईजी तब्दील हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम असरअंदाज नहीं होते इदारों पे। ये भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा देखें सवाल है। आईजी की और जो भी काबीना की और ब्यूरोक्रेसी की जो ट्रांसफर वो होती चेंजिंग, उसका मकसद बिल्कुल असरअंदाज होना नहीं है। वो बिल्कुल चेंज होते हैं परफॉर्मेंस बेस पे। जो टारगेट्स उनको दिए जाते हैं अगर वो उस पर नहीं पूरा उतरते तो उनको ये नहीं कि सस्पेंड किया जाता है, उनको पोस्टिंग की जाती है, उनकी जगह कोई बेहतर बंदा लेके आया जाता है ताकि सही। हालात को और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके इदारे की। ठीक है, यहाँ पे वक्त पर चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कुछ बात करेंगे अरकान असम्बली की मौतली के हवाले से, और जब बात होती है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से तो कावी मूसी ने बड़ा अच्छा एक मशवरा दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि बेवकूफ लोगों को अपनी कैबिनेट से दूर रखा जाए। बात हो रही है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, और कावी मूसी साहब ने बयान दिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अपनी काबीना से बेवकूफ लोगों को दूर करना चाहिए। और फॉरेन फंडिंग केस में ही पीडीएम इस्लामाबाद में एहतजाज भी करती रही और उसने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, और मौलाना फजल रहमान साहब इस बात पे बजिद रहे कि एक इदारे को जानिबदार नहीं होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स के सदर सफदर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हम जब बात करते हैं पीडीएम के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें खासा अहम रोल अदा करते हुए नजर आती है। पीडीएम का इत्तेहाद जो था, जो काफी हद तक नामुमकिन भी नजर आता रहा, पीपल्स पार्टी की तरफ से मिले जुले रुझानात जो हैं वो आना शुरू हो चुके हुए हैं। बिलावल भुट्टो जो हैं वो आज के एहतजाज में शरीक नहीं हुए, क्यों? आज तो आप बहुत बड़े लेवल पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहे थे इलेक्शन कमीशन के सामने। देखिए भाई, ये शुरू दिन से ये जब से पीडीएम बनी है तो ये क्या प्रेमचंद मौजूद मौजूद है सियासी हलकों के अंदर जी। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गालबन उस हद तक आगे जाने को तैयार नहीं होगी जितनी पीएमएलएन और जेयूआई या बाकी जितने भी पीडीएम में दोस्त हैं वो आगे जाने को तैयार होंगे। पीपल्स पार्टी प्रॉब्ली उस हद तक आगे जाने को तैयार नहीं होगी। इस वजह से वजह बुनियादी यही है कि उनका सिस्टम एक स्टेक है। आप बेशक लाख धांधली का इल्जाम लगाएं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के ऊपर, लाख आप ये बात कहेंगे जी वो धांधली हुकूमत है, लेकिन अगर वहां धांधली थी तो सिंध में क्या हुआ? मतलब उसी इलेक्शन के तहत अगर यानी फेडरल गवर्नमेंट की इलेक्शन को आप चैलेंज करते हैं जी जी लेकिन सिंध गवर्नमेंट को आप एक्सेप्ट करते हैं तो बात तो फिर ड्यूरिटी वाली हो जाती है ना, उसमें जरा फिर मुनाफा अमल ज्यादा हो जाता है। जी। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी बात यही है कि जो सिस्टम में स्टेक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और खास तौर पे क्योंकि इन्फ्लुएंस पीपल्स पार्टी को बेताशा है रजाई साहब का, तो उनके लिहाज से उनको सिंध से ज्यादा उनको मेरे ख्याल में जरूरत भी शायद नहीं है। वो एक अपनी एक बड़े यानी मैं समझता हूँ कि सिंध एक बहुत इंपॉर्टेंट सूबा है, उसके ऊपर उनकी गवर्नमेंट है। आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जरदारी साहब जो हैं उनके पास ऑलरेडी एक सूबा मौजूद है, तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीडीएम का हिस्सा ही क्यों है? नहीं, वो ये मैं कह रहा हूँ ना कि जब सिंध आपके पास पीडीएम मौजूद है। देखें, पीडीएम का हिस्सा बनने की तो बुनियादी वजह मुझे यही नजर आ रही है कि जी उन्होंने भी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपना किरदार अदा करना चाह रहे हैं कि जी पंजाब के अंदर खास तौर पे जो उनकी दोबारा एक रिवाइवल हो। सही, वो मतलब ये कि आपने पीडीएम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया पंजाब में रिवाइवल के लिए। जी, मैं मेरी अपनी नजर में जी बिलावल साहब की जो ये शमूलियत मुझे ज्यादा नजर आ रही है पीडीएम के साथ। वो चाहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर दोबारा अपने एक रिवाइवल की तरफ जाए, और उस हवाले से यकीनन जो मैं इसमें थोड़ा सा तफरीक करूंगा कि जो पीडीएम में शमूलियत है उसकी कुछ वजूहत हैं, लेकिन पीडीएम के
जो इश्यूज हैं या पीडीएम की जो जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ चलना गालबन जो है ना मेरी नजर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो इस सिस्टम के अंदर फेक रखते हैं। वो चाहते हैं कि सिंध का सूबा के ऊपर उनकी हुकूमत रहे। अगर यहाँ से हुकूमत जाती है तो सिंध के आप अंदर ये उनके लिए कहना बड़ी चाह रहे सीरियस हैं कि प्रॉब्लम है। पीडीएम का जो बाकी बयानियां है वो इदारों को तनकीद करते हैं, वो असली इदारों को तनकीद करते हुए नजर आते हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ भी बातें करते हुए नजर आते हैं, तो पीपल्स पार्टी इसलिए उनसे थोड़ा दूर है। मेरा 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 ये ख्याल है कि वो एक अपनी जगह बात है, उसके अंदर तो दोनों ही इकट्ठे हैं जहाँ पे तनकीद का सवाल आता है। लेकिन बाज़ औक़ात तनकीद जो है ना वो ऊपर को आपको नजर आती है, अंदर कुछ और हो रहा होता है ना। तो अच्छा, सियासत के अंदर जो है ना ये दोनों मुताबिक चीजें आपकी 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 फेस वैल्यू कुछ और होती है और अंदर से आपकी जो है ना नेगोशिएशन कुछ और चल रही होती हैं। सही। तो मैं समझता हूँ कि सियासत बड़ा एक पाकिस्तान के अंदर जो है ना बड़ा एक मुश्किल खेल है। उसके अंदर जो है ना बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद आपको अनहोनी होती नजर आती है, लेकिन अंदर से हो रही होती है। अच्छा, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात की जाती है सफदर साहब, तो फिर अभी तक शेख रशीद साहब जी कह रहे हैं कि 40,000 से जायद लोगों के मुतालिक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अभी तक अपना डेटा फराहम कर चुकी हुई है। आप लोग तो अभी तक 4-4 हजार लोगों के मुतालिक अपना डेटा नहीं दे सके, तो इसमें तो आप लोग भी शामिल हैं। इस हवाले से आपका क्या मौकफ है? देखिए, वो तो पीपल्स पार्टी से आजकल मेरा इतना कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो पीपल्स पार्टी एक्सप्लेन कर सकती है कि जी उनकी जितनी भी फंडिंग हो रही है वो गलत है या सही है। ठीक है। वही उसको जो पीपल्स पार्टी को रन करे। तो हमें मुझे तो ये भी अभी तक वैसे समझ नहीं आती कि ये फंडिंग जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मांगी जा रही है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से मांगी जा रही है। ठीक हो गया। क्योंकि अभी तक दो जमातें एग्जिस्ट करती हैं। एक के सरबराह जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और एक के सरबराह जो है ना वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। तो पहले तो ये थोड़ी सी तफरीक की जाएगी, ये आसिफ अली जरदारी साहब से बात की जा रही है या बिलावल साहब से की जा रही है? मैं इसी पॉइंट आपके पास वापस आती आपने भी फंडिंग आपने जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टीज के हवाले से की ना, जिनको आपने जिनसे आप फंडिंग के प्रूफ लेना चाह रहे हैं, तो वो तो अभी तक 2 पार्टीज वहाँ रजिस्टर्ड हैं। तो किससे प्रूफ लेना चाह रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? अच्छा, तो अभी तक जो है ना ये जो एक तफरीक है, इसमें भी अभी तक जो है ना जो एक जो उसमें दोनों चीजों में जो तफरीक है उसको भी अभी तक मसले का हल इलेक्शन कमीशन ने गाल में नहीं ढूंढा अभी तक। सही। अच्छा, मैं इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आऊंगी। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ मुबीन सुल्तान। अगर हम बात करते हैं फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, तो ये केसेस जो है ये आज से स्टार्ट तो हुए हुए नहीं है, और जैसे आपकी पार्टी के ऊपर जो इल्जामात हैं वो आप ही की पार्टी के ही अपने ही एक रुकन की तरफ से लगाए गए हैं। आप क्या समझते हैं कि इस केस की वजह से इस वक्त मौजूदा हुकूमत को कोई डैमेज हो सकता है, कोई नुकसान पहुंच सकता है? देखें, सबसे पहले तो जो आप कह रही ना कि हमारी पार्टी के एक रुकन वो है नहीं थे जी, उनको पार्टी से सस्पेंड करके इसी निकाल बात पे दिया किया हुआ गया है। कि उन्होंने देखें, इशू वो पे आवाज बहुत सी उठाई। वजूहात थी, वो मैं उसके डिटेल में नहीं जाता। जी, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग के हवाले से तमाम अपना डाटा जमा करवा दिया हुआ है। जी, ये अब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की बारी है कि इन्होंने अपना रिकॉर्ड जमा करवाना है वहाँ पे, ठीक है। और ये उस रिकॉर्ड से, उस प्रेशर से बचने के लिए सारा मलबा पीटीआई पे डाल रहे हैं और इस तहरीक इंसाफ की जो केस है उसको असरअंदाज हो रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि वो हमारी तरफ हमारे से रिकॉर्ड ना मांगा जाए। रही बात, देखें ये जो इन्होंने बात की कि पाकिस्तान के नजरियात की बात हुई, नूरा कुश्ती, जो हम तहरीक इंसाफ शुरू दिन से हमारा ये मौकफ था कि नवाज, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन हमेशा से एक पेज पे रहे हैं अपने जाती मफादात के लिए। जब भी इनसे कोई सवाल पूछा जाता है, जब भी इनके एहतसाब की बात होती है, तो पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। क्योंकि इनसे सवाल किया जा रहा है। अब जब आप देखें कि इनका मोदी जब इनके घर आता है, नवाज शरीफ के घर आता है, ठीक है, पाकिस्तान की सलामती तब खतरे में नहीं पड़ती। मैं इस इशू की तरफ नहीं बढ़ना चाहूंगी। ये तो मतलब आप एक तो ये रवायत का हिस्सा बनता जा रहा है कि हम उन्हीं पुरानी बातों को रिपीट करते हैं, कुछ बात करते हैं। अच्छा, एहतजाज की अगर बात की जाती है तो फिर आप एहतजाज पे पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं? वजीर दाखिला ने कहा जी एहतजाज करने की इजाजत है, लेकिन अगर उसमें अंसारुल इस्लाम के तलबा मौजूद हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान, इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब ने वाज़ेह हदायत जारी की थी वज़ीर दाखिला को कि इनको एहतजाज की खुली छूट दी जाए। लेकिन उस एहतजाज की आड़ में किसी तरह का इंतशार, किसी तरह का अमन व मान को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि एज रियासत, बतौर रियासत जिम्मेदारी में आता है कि अमन व मान को कायम करना रियासत की जिम्मेदारी है। तो अब ये जो एक मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा से मदरसों के उन सबको पता है कि उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है मदारिस का, और तलबा को वो यूज करते हैं जिनको पता भी नहीं है कि वो किस मकसद के लिए वहां पे जा रहे हैं। उनको लेके आते हैं एक जत्था, एक फोर्स, मुसल्ला फौज इन्होंने तैयार की हुई है मौलाना फजलुर रहमान ने, जो कि बिल्कुल
पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ है। किसी भी सियासी जमात को इजाजत नहीं है कि वो एक मुसल्लह फौज, अपना मुसल्लह ग्रुप तैयार करे रियासत के अपोजिशन कहती है मुकाबले में। दारों पर चढ़ाई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की जब आप अपोजिशन में थे और जब आप धरनों में थे। देखें, वो हमने तो कोई चढ़ाई नहीं, हमारा तो एक बड़ा पुरअमन एहतजाज था। ये 126 दिन का जो धरना था, पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में ऐसा कोई पुरअमन एहतजाज नहीं हुआ जो 126 दिन तहरीक इंसाफ ने दिया। और वो पूरा मन था, एक गमला भी नहीं टूटा, एक पत्ता भी नहीं टूटा वहां से। तो ये सिर्फ इल्जामात लगाते हैं। सरकारी ज़राए इमलाक को नुकसान जो था वो वैसे ही आसमानी मखलूक ने पहुंचा बिल्कुल नहीं पहुंचाया। वो एक ज़ाहिर है, वो ताहिरुल कादरी साहब भी हमारे साथ थे जब एक एजिटेशन होती है तो उसमें फिर आपको पता है कि बहरहाल उसमें तहरीक इंसाफ नहीं थी किसी भी तरह के, जो बल्कि हमारे कारकुन शहीद हुए वहां पे एहतजाज के दौरान। ये इनकी रियासत की तरफ से उस वक्त के वजीर आजम ने हमारे कारकुनों को भी शहीद किया उस एहतजाज। अच्छा सफदर अब्बासी साहब, हमने देखा कि इस वक्त 154 अरकान असम्बली की रुकनीयत को भी मुअत्तल किया गया है, जिसमें हुकूमती वज़रा भी शामिल हैं और कुछ अपोजिशन के वज़रा भी शामिल हैं। माली असासे जो हैं वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, ये तो एक कानूनी लॉ है, एक कानून है जिस कानून के तहत जो है ना आपको 31 दिसंबर तक तमाम पार्लियामेंटेरियन, सूबाई असेंबली, सेनेट, कौमी असेंबली के मेंबरान को अपने असासे जो है ना उस साल के जमा कराने होते हैं। 31 दिसंबर उसके लिए फाइनल डेट होती है और 15 जनवरी तक अगर आपने नहीं जमा कराएंगे तो फिर 15 जनवरी के बाद उन लोगों की जिनकी असासे जमा नहीं होते उनकी मेंबरशिप सस्पेंड हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये, अगर आपने कोई पिछले कई साल से देखा होगा तो ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि बहुत से लोग जमा नहीं कराते, उनकी मेंबरशिप सस्पेंड होती है और फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते वो जमा कराते जाते हैं और फिर मेंबरशिप बहाल हो जाती है। ये ट्रेंड बनाने के लिए ऐसे किया जाता है या वाकई में कोई इसके पीछे कुछ और कहानी भी होती है जो असासे छुपाए जाते हैं? देखिए, मेरी नजर में ये बहुत लीनियंसी इलेक्शन कमीशन शो करता है कि बाज़ औक़ात लोग 6-6 महीने तक जमा नहीं कराते और 6 महीने के बाद जमा कराते फिर भी उनकी मेंबरशिप बहाल हो जाती है। मैं समझता हूँ कि कट ऑफ डेट होनी चाहिए जिसके तहत जब आप एक फाइनल डेट होनी चाहिए कि भाई अगर आप इस डेट तक जमा नहीं कराएंगे, एक तो कट ऑफ डेट होनी चाहिए कि जब आप जमा करा रहे जब आप जमा कराएंगे, लेकिन एक डेट होनी चाहिए कि जब आप इसके बाद जमा नहीं कराएंगे फिर आपकी मेंबरशिप परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगी। फिर पार्टी फिर जो है ना वक्ती तौर पे नहीं बल्कि यानी मुस्तकिल तौर पे जो ना आपकी मेंबरशिप सस्पेंड हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को इस किस्म का कोई कानून या लेजिस्लेचर को इस किस्म का कानून जरूर बनाना चाहिए कि भाई आप एंडलेस नहीं होती चाहिए। इसको पहले बनाए गए कानून अभी तक बर्दाश्त नहीं हो रहे या अगर हैं तो उन पे अमल नहीं किया जा रहा था। अगर एक नया कानून बना दिया गया तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज हो जाएगा, फिर तो बहुत बड़ा ब्लंडर आ जाएगा। नहीं, लेकिन कहने का मकसद है कि फिर कोई फायदा नहीं ना कानून का। अगर आप एक बंदा 31 दिसंबर तक नहीं जमा कराता तो आप उसको कब तक छूट दे सकते हैं? ये बात मैं मतलब कानून में तय होनी चाहिए, इलेक्शन एक्ट में तय होनी चाहिए कि कब तक आप वो छूट दे सकते हैं। अगर आप परमानेंटली कोई बंदा जो ना अरसे तक नहीं जमा कराए और फिर किसी कोई ना कोई कट ऑफ डेट होनी चाहिए जिसके बाद यानी पार्शियल नहीं फिर आप सस्पेंशन करें, फिर आप परमानेंट सस्पेंशन करें। ठीक। मुबीन सुल्तान साहब, आप लोगों ने सासों के ऊपर भी काफी जोर डाला था कि जी अपने सासे डिक्लेयर करने चाहिए। सफदर अब्बासी साहब कह रही हैं कि ये फिर मुअत्तली जो है ना फिर वो टेम्पररी नहीं होनी चाहिए, वो परमानेंट होनी चाहिए। आपके अपने वज़रा शामिल हैं, फवाद चौधरी साहब इस लिस्ट में शामिल हैं, अली जैदी साहब उस लिस्ट में शामिल हैं। अली जैदी साहब काफी पढ़े लिखे आदमी और फवाद चौधरी साहब वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी, माशाल्लाह से इतनी जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं और साइंसी अलूम पे भी उन्हें इतना तजर्बा है और इतना अबूर उन्हें हासिल है। तो क्यों नहीं अपनी आप लोगों ने अभी तक जो है वो सासे जो है वो क्यों नहीं शो कराया और क्यों इस तरह किया गया? क्या ये ट्रेंड बनाना चाह रहे हैं? ये बताया जा रहा है कि वज़रा बहुत मसरूफ हैं या फिर वाकई में कानून को आप लोग भी सीरियस नहीं लेते हैं? नहीं, पाकिस्तान जो हमारी गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं उनके अगर सासे अभी तक जमा नहीं हुए तो मैं समझता हूँ कि ये बिफोर द टाइम जमा हो जाने चाहिए थे या डेडलाइन से पहले जमा हो जाने चाहिए थे। अभी तक अगर नहीं जमा हुए तो ये इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना चाहिए कि वो क्यों नहीं जमा करवाए जा रहे, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। जैसे कंवर दिलशाद साहब ने पहले एक डिस्कस किया था कि कहीं ये अपनी करप्शन को छुपाने के लिए या उस मैनिपुलेट करने के लिए तो नहीं डिले कर रहे जो ये जमा नहीं करवाए जा रहे। तो इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल अपना काम किया, इनमें रहते हुए उन्होंने उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जमा होने चाहिए और सबको करवाने चाहिए। और आपके वज़रा की तरफ से जो नॉन सीरियस एटीट्यूड इस हवाले से रहा है
तो ये फिर एक अलार्मिंग पोजीशन नहीं है? तहरीक इंसाफ तो ट्रेंड मुतारिफ करवाने वाली है ना कि हम तो नया सिस्टम लाने वाले हैं और सिस्टम में ऐसी चीजों का मुतारिफ करवाने वाले लोग हैं कि जहां पर प्रिंसिपल्स एंड रूल्स को फॉलो किया जाएगा। देखिए उसमें वुज़रा की जानिब से मेरे ख्याल से वुज़रा को अगर ग्रेस पीरियड दिया जाए, उसकी वजह ये है कि उनकी मसरूफियत कुछ ज़्यादा होती है, वो किसी भी शहर में किसी भी वक्त होते हैं, तो इसके लिए उनको अगर सही। सफदर अब्बासी साहब, तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं वुज़रा बहुत मसरूफ होते हैं, वो किसी भी शहर में हो सकते हैं या किसी भी ऐसे काम में मसरूफ हो सकते हैं जिनसे वजारत से मुंसलिक हो, उनके पास टाइम नहीं होता। तो फिर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये मैं किसी वजीर की बात अभी मैंने नहीं की, मैं तो जनरल मेंबर्स की बात की है, जी। क्योंकि बहैसियत आपको बहैसियत वजीर नहीं, बहैसियत मेंबर के आपको मतलब बहुत से ऑपोजिशन के मेंबर्स भी होंगे। मैं सिर्फ ये नहीं नहीं, कहा इसमें अपोजिशन के मेंबर भी शामिल हैं, इसमें हुकूमती वज़रा भी शामिल हैं, मैं इसमें वही कह रहा हूँ, अपोजिशन के लोग भी शामिल हैं। बेशक हो, लेकिन कहना का मतलब ये एक मेंबर्स की के लिए कानून है जी। कि हर वो मेंबर, चाहे वो वजीर हो, चाहे वो अपोजिशन का रुकन हो, चाहे वो गवर्नमेंट का रुकन हो, लेकिन हर रुकन पर ये पाबंदी है कि 31 दिसंबर तक उसने जमा कराने होते हैं अपने असासे और एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिक्लेरेशन ना। सही। लेकिन अब मैं कोई महमूद साहब के लिए मेरी अर्ज है कि मैं किसी वजीर का जिक्र नहीं किया, जी। बेशक वजीर काफी बिजी होंगे, लेकिन मैं जनरली ये बात कर रहा हूँ कि फिर उस कानून का फायदा कोई नहीं कि भाई आप 6 माह बाद भी जब, या तो ये कि चलो जी आपने 15 दिन का टाइम आपको मिल गया, आपको 31 दिसंबर को नहीं, कराना सफदर था, अब्बासी साहब, फिर क्या लेकिन आपने वज़रा के नहीं लिए एक कराया, नया तो कानून होना आप चाहिए? फिर क्या, फिर तो फिर आप अगर इस तरह की बात हो रही है तो फिर क्या वज़रा के लिए एक नया कानून मुतारिफ कराया नहीं जाएगा नहीं कि नहीं जो नहीं नहीं, मसरूफ मैं होते कह रहा हैं? हूँ कि सब मेंबरान के लिए, बिल्कुल। मैंने कहा कि मैंने पर्टिकुलरली वजीरों की बात नहीं की जी, है, जी। मैंने हर मेंबर की बात की है कि एक वक्त, एक कट ऑफ डेट होनी चाहिए। चाहे देखें आपने 31 दिसंबर आपने रखा है कि आप असासे जमा कराएं, 15 जनवरी तक अगर आप नहीं कराते तो आपकी मेंबरशिप सस्पेंड हो जाती है, और उसके बाद अगर आप जमा कराते हैं तो आपकी बहाल हो जाती है। सही। लेकिन एक डेट वो भी होनी चाहिए जिसमें ये कहा जाए कि जी इस डेट के बाद अगर आप जमा भी कराएं तो आपकी मेंबरशिप बहाल नहीं। ठीक। अच्छा, हम जब बात करते हैं सफदर अब्बासी साहब कुछ वज़रा के हवाले से, तो फिर कावी मूसी साहब ने जो कल बातें की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को अपनी काबीना से बेवकूफ लोगों को दूर रखना चाहिए। हुकूमत में बहुत सारे बेवकूफ लोग भी शामिल होते हैं, वो किन बेवकूफ लोगों की बात कर रहे हैं? मैं तो देखें मुस्लिम साहब की टाइप के किरदार की हर वक्त आते रहते हैं। ये मुल्क के पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि कई फॉरेनर्स ऐसे होते हैं जो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन आखिर में उसका कोई चीज उसमें से निकलती नहीं है। नहीं, तो मैं आप सोचता हूँ कावी मूसी साहब जो हैं, मैं उन्होंने जो कहा नहीं, आपको बताया कि करप्शन हुई है, बहुत बड़े लेवल पे पैसे ट्रांसफर हुए हैं। हर सुने कि वो मुसवी साहब के ऊपर आप न जाएं। जनरल क्रिटिसिज्म जो है ना, हालांकि हम लोग जीडीए की हैसियत में पीटीआई के अलायंस भी हैं, लेकिन एक जनरल क्रिटिसिज्म है पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर कि जो वज़रा हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे जिस तरीके से कैबिनेट को काम करना चाहिए, और उस तरीके से आवाम को डिलीवर समय ये सवालात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा के लिए भी आता है कि सिंध के अंदर तरक्याती काम तो होते नजर ही नहीं आ रहे। सिंध के अंदर जो तबाही मची हुई है वो आप आगे सिंध के अंदर खुद देख सकते हैं। आप सिंध के अंदर जो भी आप आवाम से जो रब्ता करें, जो सिंध के अंदर जो उनकी काबीना ने, पीपल्स पार्टी की काबीना ने 13 साल से उनकी हुकूमत है, लेकिन जो हाल आप सिंध को छोड़े लाड़काना का आप आगे देख रहे हैं, जो कि शहर है, भुट्टो फैमिली का शहर है, मोहतरमा का शहर है, उसका जो हाल है आप आगे देख लें कि क्या हाल है। तो वो तो एक अलग, सिंध के अंदर तो जो गवर्नेंस है वो तो 13 साल के अंदर तबाह बर्बादी उसकी तो फिर चुकी है। लेकिन जो, क्योंकि पीटीआई को एक मौका मिला है, तो हम ये चाहेंगे कि पीटीआई उस मौके का फायदा उठाए, जो कि एक नई पाकिस्तान की सियासत में एक नई चीज जो ना इंट्रोड्यूस हुई है पीटीआई की शक्ल में, और मैं समझता हूँ कि बहुत से उनके पॉइंट्स काफी अच्छे भी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब तक आप आवाम को डिलीवर नहीं करते अपने उन पॉइंट्स के जरिए और या अपनी गवर्नेंस के जरिए, तब तक जो है ना आपका जो ना मुस्तकबिल के हवाले से फिर क्वेश्चन मार्क्स। इन शॉर्ट ये कि खाली बातों से पेट भरने वाला नहीं है। जब तक आवाम के लिए कोई नया लाहे अमल नहीं पेश किया जाएगा, उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। जी, आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगी मुबीन, कावी मूसी साहब ने ना एक कल की बयान में एक बात बड़ी खतरनाक की। उन्होंने कहा कि मुझे ना एक साहब आके मिले जिन्होंने अपना तारफ मुझसे करवाया और उन्होंने अपने आप को एक इदारे से मुंसलिक बताया, और मलिक उनका कोई नाम था, और उन्होंने कहा कि जी मुझे मेरा इसमें हिस्सा देना चाहिए, और जी, और उन्होंने कहा कि जी, और उन्होंने अपना हिस्सा भी मांगा इस हवाले से। और आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये जो सवालात हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की गुफ्तगू करना या इस तरह के मौक़िफ़ को सामने लाना, ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशंस है। गवर्नमेंट इस हवाले से क्या करेगी? देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको वाज़े तौर पर इस तमाम केस की जो तहकीकात है उसका हुक्म दे दिया है इसको इदारों को कि इसकी टोटली इन्वेस्टिगेट करें और उस इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक भी करें, ताकि अवाम को पता चले कि कौन इस मुल्क के साथ खेलता रहे। और अभी ये जो इन्होंने कैबिनेट की बात की मौसूवी साहब ने, उनको मैं ये बताता चलूं कि उन्होंने उनको शायद नहीं इल्म कि पाकिस्तान की जो मौजूदा इस वक्त कैबिनेट है वो
पाकिस्तान की तारीख की सबसे बेहतरीन कैबिनेट है इकोनॉमिकली देखा जाए। जो कोविड के बाद पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक टीम ने डिसीजन लिए हैं, अनपॉपुलर डिसीजन किए हैं, वो पाकिस्तान वो इकोनॉमी को संभालने के लिए बड़े नागुज़ीर थे। सही। तो आपने देखा कोविड में पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई थी, सब इंतशार लेकिन फैल गया आपके था। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख साहब तो इसके बरक्स बात करते हैं कि अभी तो बड़ा टाइम लगेगा महंगाई खत्म होने में, हमारे पास अभी तक वो इतना कोई खास देखें प्लान भी नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह कर्जों के दलदल में अभी तक फंसा हुआ है और जिस तरह से इन मुश्किल दलदल से निकलने में देखें टाइम लगता है। सही। और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बातें वाज़ेह फिर आपको मौक़िफ़ तब भी सोचनी चाहिए थी ना मुबीन साहब, जब आप लोग आवाम से वादे कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब को तो लग रहा था कि जैसे ही मैं सिस्टम में आऊंगा 40 डेज के अंदर एक ऐसा प्लान जो मुतारिफ करवा दिया जाएगा, और उसके बाद फिर 100 डेज पे बात की गई। 100 डेज अब होते होते बात बहुत आगे जा चुकी। देखें वो हम अपने तमाम वादों पे कायम है, ठीक है, और इंशाल्लाह वो जो कौम से वादे किए हुए हैं वो पूरे होंगे। चलें। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस तब्दीली की हम बात कर रहे थे वो ओवर द नाइट नहीं आती, ठीक उसके है। लिए हाँ, टाइम उसके लिए टाइम देखें दरकार होता टाइम है, ये चाहता बात है, आप सब लेकिन कर चुके हैं। ठीक। देखें उसके लिए हमें एक लाइन डायरेक्शन को हमने एक तयन कर लिया हुआ अपना, ठीक है, सही। 90 डेज में। और करप्शन के हवाले से हमारा मौक़िफ़ ठीक है, बहुत मुझे वाज़ेह है। क्लोजिंग की और तरफ इसके बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। करप्शन के हवाले से मौक़िफ़ भी बहुत वाज़ेह है। अभी तक जाके इन्हें लाइन ऑफ डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, जो अब मिल चुकी हुई है। और एक रात में तो करप्शन खत्म भी नहीं हो सकती, महंगाई का जिन काबू में भी नहीं आ सकता। काफी देर लगा समझने में, लेकिन अब आहिस्ता से समझ आना शुरू हो चुकी हुई है। इस उम्मीद के साथ कि आइंदा आने वाले दिन हम सब के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फाइज़ा बुखारी को और मेरे मौजूद पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।